आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ओईसीडी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हम देखेंगे इजराइल ने कैसे ग्राउंड अटैक स्टार्ट किया और शुगर का प्रोडक्शन कैसे होता है, और इंडिया शुगर का प्रोडक्शन तमिलनाडु और साउथर्न रीजन में सुक्रोज क्यों ज़्यादा पाया जाता है, ये सब हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा। आपसे हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। तो पहले फ्रंट पेज हम देख लेते हैं। फ्रंट पेज पर आर्टिकल पहला आया है, सेंटर डिफेंड्स यूएनजीए एब्स्टेशन। मतलब क्या किया है, अभी यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन पास हुआ और उस रिजोल्यूशन में बात की गई ट्रूस की और सीज़ फायर की गाज़ा में। तो मैक्सिमम लोगों ने सीज़ फायर के सपोर्ट में वोट दिया, मगर इंडिया ने उसे एब्सटेन किया। एब्सटेन का मतलब होता है ना सपोर्ट किया ना अपोज किया और वोट ही नहीं दिया। तो उस एब्सटेंशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हम जो है इसको इसलिए एब्सटेन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो अक्टूबर 7 में टेरर अटैक हुआ इसराइल पर, उस पर बात नहीं की गई है। तो गवर्नमेंट ने कहा आज भी हम ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस गाज़ा में चल रहा है उसके अपोज कर रहे हैं, उस क्राइसिस का, और जो 2 स्टेट सल्यूशन है इंडिया का उसका सपोर्ट कर रहे हैं। जो इंडिया ने कहा था, जो ओस्लो अकॉर्ड में आया था कि 2 स्टेट सल्यूशन अरब और इजराइल के बीच में अकॉर्ड हुआ था, उस अकॉर्ड में कहा गया था कि 2 स्टेट सल्यूशन को बल दिया जाना चाहिए। तो इंडिया कह रहा है आज भी हम उसके साथ हैं और आज भी हम पैलेस्टाइन को एड प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि पैलेस्टाइन में जल्दी से जल्दी रिफॉर्म आ सके और जल्दी से जल्दी ट्रूस स्टेबलाइज हो सके। तो पहले बात यहाँ पर ये है। दूसरा, इजराइल ने ग्राउंड अटैक स्टार्ट कर दिया है। ग्राउंड अटैक करने का मतलब है कि वो गाज़ा में अंदर घुस गए हैं और गाज़ा में हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है, बहुत सारे मासूम बच्चों की भी मौतें हो रही हैं और बहुत क्राइसिस इमर्ज होकर आ रहा है। स्टालिन ने क्या किया है, जो 12 फिशरमैन डिटेन कर लिए गए मालदीव में, स्टालिन ने कहा है कि हम जयशंकर जी की हेल्प लेंगे ताकि वहाँ पर हमारे जो 12 फिशरमैन डिटेन कर लिए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी छुड़ाया जा सके। देखो, मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी आर्टिकल हमारे द्वारा छोड़ा नहीं जाता। आपको ऐसा लगता होगा कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। एक ज़्यादा आर्टिकल डिस्कस करना, एक पूरे अच्छे से आर्टिकल डिस्कस करना, दोनों में डिफरेंस है। देखो, पहला आर्टिकल जो है ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में। देखो, ग्लोबल मिनिमम टैक्स पहले जान लेते हैं क्या है। देखो, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, एक कंट्री जैसे इंडिया में भी हैं और दूसरी कंट्री मान लो कतर में भी है, तो ये क्या करती है, इंडिया से कहेंगी कि हम कतर में टैक्स दे रहे हैं। जो कतर में टैक्स दे रहे हैं उससे क्या है, आप संपर्क बिठा के आप हमें वहाँ से टैक्स आप अपना ले लीजिए। तो इंडिया कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, आप हमें यहीं पर टैक्स दीजिए। तो इस तरह से टैक्स इवेजन को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया कि हर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो कहीं भी हैं वो 15% टैक्स देंगी और उस ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो लगाया जाएगा उसका दोबारा बाद में सेटलमेंट किया जाएगा। तो ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट जो लाया गया था ये ओईसीडी के द्वारा लाया गया था। ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखो, इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में है और इसको स्टेबलाइज किया गया था 1948 में। 1948 में स्टेबलाइज किया गया था एज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इस तरह से इसे स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, इसने क्या किया, ओईसीडी ने इसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को 1961 में सुपरसीड कर दिया। 1961 में ओईसीडी ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को सुपरसीड कर दिया और इसको सुपरसीड करने के बाद बहुत सारे रिफॉर्म इसमें इंट्रोड्यूस किए गए। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्यों बनाया था ये इम्पॉर्टेंट है। एक मार्शल प्लान आया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ था, यूरोपियन नेशन में बहुत ज़्यादा
क्राइसिस इमर्ज हो गया था और सारे यूरोपियन नेशन में कंस्ट्रक्शन, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें। तो मार्शल प्लान आया था यूरोपियन को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, यूरोपियन को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए ये प्लान आया था। इसको इम्प्लीमेंट और एडमिनिस्टर करने के लिए OECD बनाया गया था, फिर 1961 में रीनेम कर दिया गया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव आप देख लो, इसका ऑब्जेक्टिव है कि बेटर पॉलिसी फॉर बेटर लिव्स, मतलब बेटर पॉलिसी फॉर बेटर लिव्स, लोगों के लिए अच्छी पॉलिसी लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसमें बहुत सारे रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करना, ताकि हम जो बार के क्षेत्र में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जो बार करने लगते हैं एक दूसरे से, उसको टैकल करना। देखो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये चीज़ आप जान लो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ OECD, बट इंडिया इज़ अमंग OECD की पार्टनर, मतलब ये इंडिया का की पार्टनर है, एक इम्पॉर्टेंट की पार्टनर है, बट इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। अदर चीज़ें हम जान लेते हैं OECD की जो पब्लिकेशन है और इंडिसेस हैं। देखो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक जो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है वो OECD के द्वारा किया जाता है, और OECD के द्वारा एक OECD बेटर लाइफ इंडेक्स आती है, OECD बेटर लाइफ इंडेक्स आती है। तो हमने यहाँ पर OECD के बेसिक्स जाने, जो OECD में मतलब OECD कैसे फॉर्म हुआ, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, या की पार्टनर है। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल अभी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हमारा शुगर के प्रोडक्शन के बारे में। आज हम आर्टिकल 4 को भी डिस्कस करेंगे। हमारी जो आर्टिकल सीरीज चल रही है उसमें आर्टिकल 4 को डिस्कस करेंगे, कैसे आर्टिकल 4 इम्प्लीमेंट होता है, कैसे उसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब देखेंगे हम। तो पहली बात यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इंडिया ने एक्सपोर्ट पर कर्व कर दिया है। उसका रीज़न है जो लोकल प्राइजेस बढ़ रहे हैं। देखो इंडिया में क्या, देखो कोई भी कंट्री हो, क्या होता है जब किसी भी कमोडिटी के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, उस कमोडिटी की बहुतता हो जाती है। बहुतता का मतलब क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमोडिटी हो जाती है। जब कोई कमोडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्राइजेस डाउन हो जाएंगे। मगर इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट कम करने से क्या होता है, फार्मर्स को नुकसान होता है। फार्मर्स क्या होते हैं कि उनके प्राइजेस गिरने लगते हैं। तो इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस का कॉन्सेप्ट आता है, जो शुगर केन के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस कहा जाता है, FRP कहा जाता है। तो हम बेसिक्स देख लेते हैं। प्रेजेंट स्टेटस क्या है शुगर इंडस्ट्री का। देखो शुगर इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि एग्रीकल्चर से इसे ड्रॉ किया जाता है। बहुत सारे इसमें 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स इन्वॉल्व हैं और 5 लाख वर्कर इन्वॉल्व। मतलब ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है इंडिया आफ्टर कॉटन। मतलब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं, जैसे कॉटन हम निकालते हैं, शुगर केन निकालते हैं, गेहूं निकालते हैं, तो उसमें से ये सेकेंड लार्जेस्ट है। इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, बहुत सारा एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में शुगर इंडस्ट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, अगली बात देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है नॉर्थ इंडियन को, उनको ऐसा लगता है हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, मगर ऐसा नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट बदल गया। देखो 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट है शुगर केन प्रोडक्शन। एक तो बेल्ट है इसकी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एंड पंजाब नॉर्थ में। दूसरी बेल्ट है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। एक बार मैप में आप जरूर देखना, मैप में देखोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और साउथ इंडिया में जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है सुक्रोज के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए क्या होता है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हायर सुक्रोज कंटेंट का गन्ना होता है। आप कभी भी महाराष्ट्र का गन्ना देखेंगे तो काफ़ी मोटा होगा, जिससे क्या है वहाँ पर सुक्रोज का प्रोडक्शन बहुत होता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है और ट्रॉपिकल एरियाज़ में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है।
अब आप ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लो। ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होती है, इसको टेम्परेचर 21 से लेकर 27 डिग्री तक चाहिए होता है और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। मतलब इतना हॉट नहीं चाहिए होता। 21 से 27 का मतलब ही है कि क्लाइमेट जो है वो ठंडा चाहिए होता है। हॉट ह्यूमिड का मतलब है कि नॉर्मल हॉट चाहिए होता है और ह्यूमिड का मतलब है कि आर्द्रता होना चाहिए। ह्यूमिड का मतलब है हवा में थोड़ा बहुत पानी होना चाहिए। हवा में पानी होने से इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। रेनफॉल इसकी 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। सॉइल इसके लिए डीप रिच लूमी सॉइल चाहिए होती है। ये देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा गन्ना होता है। तो लूमी सॉइल के अलावा ब्लैक सॉइल में भी ये सबसे अच्छे से होता है। प्रोडक्शन में देखो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटका। कभी उत्तर प्रदेश शुगर के प्रोडक्शन में नंबर 1 हुआ करता था, मगर अब आप याद रखना आप महाराष्ट्र जो है शुगर केन के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। इंडिया की पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की हैं इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। देखो गवर्नमेंट ने एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में लाई थी। तो जो 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल लाई गई उसमें कहा गया कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में तो 2025 तक। देखो अभी गवर्नमेंट ने 2022 में एक टारगेट था 2023 तक हम 10% इथेनॉल का ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में, तो इसको पहले ही अचीव कर लिया था। तो इस टारगेट को एक्सटेंड करते हुए आप गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में। तो ये डिसाइड हुआ था हमारे इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी जो है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में। ठीक है, इससे क्या होगा, जब शुगर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे किसानों को भी अच्छे दाम मिलेंगे। फिर इथेनॉल से क्या है, हम जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी होती है पेट्रोल की वो कम हो जाएगी। जब हम इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर देंगे, जब ब्लेंड कर देंगे तो उससे क्या होगा, इसमें हमारे इंपोर्ट घट जाएगा। हम पेट्रोल को कम इंपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिकली इथेनॉल को प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इसके चैलेंजेस भी देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस क्या होता है। देखो एक होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP जो होता है ये रिकमेंड करता है बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके और स्टेक होल्ड से कि फेयर और एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस क्या होना थी। देखो ये चीज़ आप समझ लो, जैसे MSP होता है 23 क्रॉप के लिए MSP गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मगर 2 या 3 क्रॉप गवर्नमेंट प्रोक्योर करती। ये MSP इसलिए डिसाइड किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके जो प्रोडक्शन है उनके अच्छे दाम मिल सके। गवर्नमेंट कहती है अगर आपको MSP पर प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीदता है तो आप हमारे पास कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं या हमारे पास बेच सकते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, FRP होता है। FRP क्या होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के द्वारा डिसाइड की जाती है और स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके डिसाइड की जाती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर FRP उसे पसंद नहीं आ रहा है या FRP के दाम कम लग रहे हैं तो स्टेट एडवाइस प्राइजेस कर सकती है। ये स्टेट एडवाइस प्राइजेस क्या हो सकती है, शुगर मिल को कह सकती है आप स्टेट एडवाइस प्राइस पर कोई भी चीज़ खरीदिए, गन्ना खरीदिए, हम आपको जो है एक्स्ट्रा मनी मिल ओनर को देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कमेटी आप याद रखना 2012 में रंगाराजन कमेटी आई थी। इनने शुगर की इंडस्ट्री के रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने कहा था कि एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाना चाहिए, जो एक्सपोर्ट पर हम बैन लगाते हैं इसे एप्रोप्रिएट टैरिफ से रिप्लेस कर देना चाहिए। दूसरी बात क्या की गई, अंडरटेक पॉलिसी रिफॉर्म टू अलाउ मिल टू हार्नेस पावर जनरेटेड फ्रॉम बायोगैस बगासेस। मतलब जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है उससे क्या करना चाहिए, इन्हें पावर को हार्नेस करना चाहिए और उससे पावर प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इस तरह से हमने फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस और शुगर केन के बारे में डिस्कस किया। दूसरी चीज़ आप जान लो, शुगर केन हमारे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। पहले नंबर पर आपको बताना है कि कौन शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने शुगर केन का आर्टिकल डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपको मेंटरशिप में कोई दिक्कत होती है, कोई सजेशन चाहिए होता है तो आप हमारा चैनल डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं मिलता है
तो आपको मैं उसका कमेंट बॉक्स में एड्रेस प्रोवाइड करवाता हूँ और अपना मेल प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखो ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। मैं क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस करता हूँ ताकि आपको पता लगे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल मैंने बताया 2018 में आई थी। तो इसमें कहा गया है कि कौन से रॉ मटेरियल यूज्ड होते थे बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए। मैंने आपको बताया बायोफ्यूल क्या होता है, जैसे गन्ने से मान लो इथेनॉल बनाया हमने फर्मेंटेशन के द्वारा। अब ये जो इथेनॉल बनाया गया इसको पेट्रोल में ब्लेंडिंग कर देंगे। अब इसको पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग कर देंगे इसी को हम बायोफ्यूल कहते हैं, ठीक है, जब ब्लेंड कर दिया जाता है दो चीज़ों को। अब इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि आपको बताना है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं 2020 के अकॉर्डिंग बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में। देखो उस टाइम पर क्या था, केवल रॉ मटेरियल का आदेश दिया गया था। तो कसावा यूज़ होता था, डैमेज व्हीट ग्रेन यूज़ होता था और रॉटन पटेटो यूज़ होता था। शुगर बीट ये सब यूज़ नहीं होते थे। चाहे आप देख लो 1, 2, 5 और 6 शुगर बीट यूज़ होता था, रॉटन पटेटो होता था और डैमेज व्हीट ग्रेन यूज़ होता था। मतलब 1, 2, 5, 6 और ग्राउंड नट सीड्स और हॉर्स ग्राम ये यूज़ नहीं होता था, ठीक है। आज भी शुगर बीट का यूज़ किया जाता है और मैक्सिमम केसेस में जब बहुतता हो जाती है, बहुतता का मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यूज़ होने लगता है, उस केस में क्या होता है कि आपका जो खाने वाले प्रोडक्ट हैं वो यूज़ होने लगते हैं। देखो लिखा है मेनली क्या होगा, हम डैमेज फूड ग्रेन यूज़ करेंगे, ठीक है, जो अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। मगर अगर सरप्लस प्रोडक्शन है उस केस में क्या होगा, आपको नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी से इजाज़त लेना पड़ेगी और उस अप्रूवल के बाद सरप्लस प्रोडक्शन को हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन गेहूं का बहुत है, आप कहना चाह रहे हैं कि हम इसे बायोफ्यूल में यूज़ करना चाहते हैं, इससे बायोफ्यूल निकालना चाहते हैं, तो पहले आपको नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी से इजाज़त लेना पड़ेगी। तो यही सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें। अगला आर्टिकल देख लेते हैं जो रिलेटेड है बोल्सोनारो के बारे में। देखो ये क्या है, बोल्सोनारो जो है यहाँ के पीएम रह चुके हैं ब्राज़ील के। तो इन्होंने क्या किया है, इनके ऊपर कूप का आरोप लगा है। कूप का क्या मतलब होता है कि इन्होंने सत्ता जो है आर्मी के ज़रिए हथियाना चाहिए थी। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया, मगर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ब्राज़ील की लोकेशन। आप यहाँ देखोगे ब्राज़ील का बॉर्डर जो है हर कंट्री से मिलता है, केवल 2 कंट्री छोड़कर, एक इक्वाडोर है और एक चिली है। साउथ अमेरिका में 2 कंट्री आप छोड़ दो, एक चिली हो गया यहाँ पर और इधर कहीं एक इक्वाडोर है। अब इक्वाडोर और चिली आप छोड़ दो, बाकी पूरी कंट्रियों से ब्राज़ील का बॉर्डर मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये एक्सेप्शनल मतलब एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है। तो आप इसे लिख सकते हैं, ब्राज़ील का बॉर्डर इक्वाडोर और चिली छोड़कर सारी कंट्रियों से मिलता है। देखो फ्रेंच गुआना, सुरीनेम, गुआना, गुआना हो गया, ठीक है, और वेनेजुएला, कोलंबिया, ठीक है, पेरू, बोलीविया, परेगू, अर्जेंटीना, देखो अर्जेंटीना का ये मिल रहा है, अर्जेंटीना, ओरेगू, ठीक है। ब्राज़ील की बॉर्डर, ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासिलिया है। देखो ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, ये अमेज़न है। अमेज़न भी जो है मैक्सिमम स्टेट में फैला हुआ है, कुछ स्टेट को छोड़कर, स्टेट का मतलब कंट्री को छोड़कर, जैसे आपका चिली इसमें छूटा हुआ है, अर्जेंटीना छूटा हुआ है, ये सब है, ठीक है। तो ये हमने ब्राज़ील के बारे में डिस्कस किया। अगला आर्टिकल रिलेटेड है नोटो के बारे में। देखो नोटो के बारे में ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने डोनेशन को कहा है। देखो 82,000 मेन हैव बीन आउट नंबर्ड बाई वुमेन इन साइनिंग अप फॉर ऑर्गन डोनेशन ऑन रिसेंटली लॉन्च्ड, ये रिसेंटली लॉन्च वेबसाइट नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। देखो नोटो के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप की गई अंडर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेशनल नेटवर्क डिवीज़न जो नोटो की है वो फंक्शन करती है अपेक्स सेंटर की तरह, और एक्टिविटी इसके द्वारा की जाती है प्रोक्रूटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रजिस्ट्री ऑफ ऑर्गन, टिश्यू डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट था, मतलब ये ना तो स्टेचुटरी बॉडी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा बनाई गई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये टिश्यू के ऑर्गन डोनेशन से या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन से रिलेट करती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आर्टिकल 4। ये आर्टिकल 4 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें कन्फ्यूज़न बना रहता है। मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, हमने पहले आर्टिकल जो डिस्कस किए उसमें मैंने बताया था आर्टिकल 2 के बारे में एंड आर्टिकल 3 के बारे में। देखो कोई भी टेरिटरी, पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो यहाँ से समझो क्या हुआ। 1947 के बाद 357 प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते थे और इंडिया को भी ज्वाइन कर सकते थे। तो हमारे इंडिया को वो ये ईजिली ज्वाइन कर लें और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए हमने आर्टिकल 2 में प्रोविज़न रखा कि अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट हमारे इंडिया को ज्वाइन करता है, ठीक है, तो हम उसे ईजिली बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के उसे ईजिली अपने इंडिया में मिला लेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में ये बात की गई। इसका एक्सेप्शन भी बताऊंगा आपको, क्योंकि वो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी उस एक्सेप्शन पर क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में कहा गया कि अगर कोई टेरिटरी अगर हमें मिलाना है अपनी कंट्री से तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उसको मिलाया जा सकता है। अब आर्टिकल 3 में क्या, आर्टिकल 3 आपको रटा हुआ होना चाहिए कि इंटरनल एडजस्टमेंट, मतलब रीनेम किया जा रहा है, 2 स्टेट को मिलाया जा रहा है, 2 स्टेट की बॉर्डर चेंज किए जा रहा है, तो इसको भी सिंपल मेजॉरिटी से किया जाए। तो आर्टिकल 4 कहता है कि आपको अगर आर्टिकल 2 या 3 में तब्दीली करना है तो आपको फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में तब्दीली करना पड़ेगी। फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है? रीनेम से रिलेटेड। देखो टेरिटरी से रिलेटेड है कि किसी स्टेट की टेरिटरी में चेंज करना है। इंटरनल एडजस्टमेंट फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? राज्यसभा की सीट से रिलेटेड है। तो इस केस में क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? मैंने आपको बता दिया कि सिंपल मेजॉरिटी इसलिए चाहिए होती है, बहुत सारे राज्य, रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट हमारे इंडिया को ज्वाइन करने से कतराएं ना। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 4 के तहत देखो ये लिखा है, विदाउट यूजिंग आर्टिकल 368 Parliament can amend first and fourth schedule of the Constitution for purpose of Article 2 and 3। ठीक है, तो हम आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि आप आर्टिकल 2 को और 3 के पर्पस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से ला सकते हैं। आर्टिकल 368 में तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप एक्सेप्शन देख लो। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। क्यों हुआ? कि अगर हम किसी को अपनी टेरिटरी सीड करते हैं, मतलब सीडिंग करते हैं, किसी को अपनी टेरिटरी देते हैं, मान लो हमने बंगाल को कुछ टेरिटरी दी, तो उस केस में क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मतलब है आर्टिकल 368 का यूज़ करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 का मतलब है स्पेशल मेजॉरिटी लाना पड़ेगी। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन को आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सीडिंग भी जिसे बोलते हैं, आप किसी को अपनी टेरिटरी बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सीड नहीं कर सकते। आपसे हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।